A very good morning, 10th class. Today we will again continue with the DG for your chapter 3 history book, that is the making of the globalized world. भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसकी DG को आज फिर से हम आज की क्लास में कवर करेंगे। बीमारियां किस तरीके से फैल रही थी और किस तरीके से जो है उपनिवेशवाद जो है बढ़ रहा था इन सब चीज़ों की मदद से, उसको हम स्टडी करेंगे। ये आज की अफ्रीकी पुरुष और स्त्रियां हैं जो एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। काम करने के लिए पुरुष और महिलाओं को कंपनी की ओर से वेतन दिया जाता है, जिससे वे दैनिक भोजन सामग्री खरीद सकते हैं। दूसरी ओर ये 19वीं शताब्दी के अफ्रीकी पुरुष और स्त्रियां हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे किसी कंपनी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ही काम कर रहे हैं। खेतों में काम करने से उनके भोजन की आपूर्ति हो जाती है, इसलिए उन्हें भोजन सामग्री खरीदने के लिए वेतन की जरूरत नहीं होती। तो स्टूडेंट्स, रीड आउट किया था हमने चैप्टर में भी, क्या था उस समय में जो अफ्रीकन्स थे 19वीं शताब्दी में, वो क्या थे, सेल्फ रिलायंट थे। वो लोग किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, हर चीज़ वो लोग, क्योंकि उनके पास जो है लैंड एबिडेंस में था, तो एग्रीकल्चर वो लोग भी एबिडेंस में करते थे, ठीक है। वो लोग किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं थे, तो किसी के लिए और के लिए उनको वर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। जो भी उनकी ज़रूरतें थी वो खुद ही अपने आप उन सभी ज़रूरतों को जो है खुद से ही पूरा कर लेते थे। बहुत ज़्यादा इनकी नीड्स भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा डिमांड्स भी नहीं थी, और रिसोर्स रिच एक कंट्री थी, तो ये किसी भी तरीके से किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। ये 19वीं सदी के अफ्रीकी पुरुष और महिलाओं का जीवन था, जहां लोग अपने गुजर के लिए काम करते हुए खुश रहते थे। हालांकि संतुष्टि भरा ये जीवन जल्द ही बदल गया। यूरोपीय लोगों ने 19वीं सदी में अफ्रीका पर आक्रमण किया। वे भारी मात्रा में मौजूद भूमि और खनिजों के प्रति आकर्षित हुए। उन्होंने भूमियों और खदानों पर कब्जा जमा लिया और स्थानीय लोगों को काम पर लगाया। हालांकि अफ्रीकी लोगों ने यूरोपीय लोगों के लिए काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें उनकी मजदूरी की जरूरत नहीं थी, और उन्हें मजदूरी की जरूरत इसलिए नहीं थी कि वे अपनी भूमि और मवेशियों के साथ आत्मनिर्भर थे। यूरोपीय लोगों ने अफ्रीकी लोगों को अपने काम पर लगाने के लिए कई तरीके अपनाए। ऐसा ही एक तरीका था मूल लोगों पर कर लगाना। ये कर
केवल बागानों और खदानों में काम कर ही चुकाए जा सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या करते थे यूरोपियन लोगों ने जब जो है अफ्रीका को देखा कि ये एक बहुत ही रिसोर्स रिच कंट्री है, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे आके वो लोग जबरदस्ती इन लोगों से जो है अफ्रीकन से काम करवाना चाहते थे, अपने जो इनके बागान थे और इनकी जो खदानें थी। लेकिन ये लोग क्या थे, जो अफ्रीकन थे, इनको किसी की मजदूरी की जरूरत नहीं थी, तो ये लोग सीधा सीधा इनको मना कर देते हैं। तो उसके बाद जो है यूरोपियन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि ये जो लेबरर वर्क है वो करेगा कौन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके ऊपर टैक्स इम्पोज करना स्टार्ट करते हैं। और वो टैक्स ये लोग कब रीपे कर सकते थे, जब ये लोग इनकी खदानों में या इनके बागानों में काम करेंगे, उसके बाद ही ये टैक्स को जो है रीपे कर सकते थे। तो इस तरीके की जो है टैक्टिक्स यूरोपियन लोगों ने लगाई, ताकि वो लोग क्या कर सके, यहाँ पे जो है अपना उपनिवेशवाद भी स्थापित कर सके और इन लोगों से जो है मजदूरी भी करवा सके। ठीक है, उन्होंने केवल एक ही परिवार सदस्य को भूमि के हस्तांतरण की अनुमति दी, इसलिए शेष सदस्यों को श्रम बाजार में उतरने के लिए मजबूर किया गया। क्या करा, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर जो है सिर्फ एक पर्सन के नाम पे ही हो सकता था, यानी कि ऑनर उसका सिर्फ एक पर्सन हो सकता था। अब फैमिली में अगर सपोज 5 मेंबर्स हैं, तो क्या होगा, बाकी के 4 मेंबर्स को जो है काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक और टेक्टिक्स थी इन लोगों की कि किस तरीके से ये लोग जो है लोगों को घरों से बाहर निकाले, उनको काम करने के लिए जो है कंपेल कर सके। क्यों, क्योंकि ये लोग तो बिल्कुल भी विलिंग नहीं थे काम करने के। तो इन लोगों ने क्या करा, टैक्स को, जो प्रॉपर्टी थी उसका ट्रांसफर जो है सिर्फ उसका जो ऑनरशिप थी वो एक पर्सन के नाम पे ही रखा। तो बाकी लोगों को जो है मजबूर होके फिर काम की तलाश में बाहर निकलना पड़ा, और फिर इन लोगों को मजदूरों की जो है सप्लाई होने लगी। वे खदानों में काम करने वाले श्रमिकों को अपने प्रांगण में ही घेर कर रखते और उन्हें स्वतंत्र रूप से कहीं आने जाने की अनुमति नहीं थी। यदि मवेशी तथा भूमि अफ्रीकी लोगों के लिए आत्मनिर्भरता के स्रोत थे, तो आपको क्या लगता है आक्रमणकर्ताओं ने उन्हें उनसे स्वतंत्र करने के लिए क्या किया होगा? अपने वर्ग में इस पर चर्चा करें। इस चीज को ऑलरेडी आप लोग चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। अब हम देखेंगे उपनिवेशवाद का नकारात्मक पक्ष। जब हम वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं, हम इसकी पहचान एक प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में करते हैं जो अलग अलग दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ता है। देश के बीच माल, सेवाओं और पूंजी का प्रवाह आजादी से होता है। वैश्वीकरण प्राचीन काल में भी अस्तित्व में था। यात्रीगण, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री व्यापार या आध्यात्म के लिए लंबी दूरियों का सफर करते थे। 19वीं शताब्दी तक चीन और भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों और एशियाई व्यापार में अग्रणी थे। धीरे धीरे चीन ने विदेशी अनुबंध प्रतिबंधित कर दिया। अमेरिका के महत्व में वृद्धि हुई और यूरोप विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में उभरा। औपनिवेशिक शक्तियां उभरी और उपनिवेश बने। उन्होंने हर उपनिवेश के प्राकृतिक संसाधनों तथा मजदूर समुदाय का शोषण किया। उपनिवेशों में आधारभूत संरचना का विकास अपने स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए किया गया था और इसने मूल निवासियों के लिए समस्या पैदा किया। उपनिवेशवाद के प्रभाव पारिस्थितिक, सामाजिक और राजनीतिक मोर्चों पर नकारात्मक रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से जो है कॉलोनियलिज्म शुरू हुआ था। वनों की कटाई। वनों की कटाई से कई उपनिवेशों में पर्यावरण संबंधित समस्या पैदा हो गई। देखो, वनों की कटाई क्यों कर रहे थे ये लोग, जो भी किसी भार- दूसरे कंट्री को गुलाम बना रहे थे,
क्यों बना रहे थे वो लोग? देखो, जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनको क्या था, ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत थी। ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए या तो उनको फैक्ट्रीज बनानी होंगी या फिर उनको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिएगी। ठीक है, तो दोनों ही पर्पज़ के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, लैंड को क्लियर करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या कर रहे थे, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे थे। दैट मीन्स पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी, जिससे क्या हो रहा था, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक क्रांति के दौरान लकड़ी वृक्षारोपण का दुरुपयोग किया। विशेष रूप से रेलवे के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई। ठीक है, इंडिया में क्या था, सुख मेन रीजन था इसका कि इनको जो है रेलवे नेटवर्क अपना जो है ब्रॉड करना था, और रेलवे नेटवर्क को पूरा, क्योंकि इंडिया में तो रेलवेज थी ही नहीं ना उससे पहले, तो इनको रेलवेज का निर्माण करने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, और मतलब पूरा जो है स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर उसका क्रिएट करने के लिए इनको जो है लैंड की जरूरत थी। तो लगातार ये लोग जो है क्या कर रहे थे, वनों की कटाई करते जा रहे थे। के जंगलों को राजस्व के लिए खेती की भूमि में बदला गया। वनों की कटाई एक जगह की पारिस्थितिकी संतुलन को कैसे प्रभावित करती है? ये तो आपको देखो सिंपल सा साइंस है, एक जो हमारा बैलेंस होता है, हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस होता है, वनों की कटाई उसको किस तरीके से प्रभावित करती है। एक चीज से दूसरी चीज लिंक होती है। पूरा जो है ऑक्सीजन का बैलेंस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है, मृदा अपरदन जो है उसको रोके रखते हैं जो पेड़ों की जड़ें होती है। ठीक है, तो क्या होता है, पूरा पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट रहता है। तो एक चीज भी उसमें से डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, उसका संतुलन, उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा। पारिस्थितिक रूप से वनों की कटाई से मृदा क्षरण, जैव विविधता का नुकसान, मृदा में लवणीकरण की समस्या, बढ़ती हुई पानी की सतह, परित्यक्त कुएं तथा मलेरिया का फैलाव जैसी समस्याएं पैदा हुई। 1896 के बाद मेडागास्कर ने फ्रांसीसी उपनिवेशवाद ने वनों की कटाई को बढ़ावा दिया। लंबे समय से स्थापित चावल की खेती के बदले कॉफी की खेती को बढ़ावा देने के परिणाम स्वरूप चावल की कमी हो गई। औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन से स्थानीय लोगों को पुनर्स्थापित किया गया और राज्य ने संसाधनों के ऊपर नियंत्रण कर लिया। निष्कर्षण एवं खनन। दक्षिण अफ्रीका में एक बड़े स्तर पर हीरे का खनन हुआ। यह यूरोप के लिए बहुत लाभदायक था। औपनिवेशिक उद्यमों में लोग काम करने को मजबूर थे, जिनमें उनका शोषण होता था और अल्पोषित थे। एक गुलामी जैसी श्रमिक प्रणाली की शुरुआत हुई। बड़ी पारिस्थितिकी प्रभावों में बड़े पैमाने पर पहाड़ों का समतल होना, कटाव, गाद, वनों की कटाई और बंजर शामिल हीरा खनन मिट्टी के प्रदूषण का कारण बना। ठीक है, हीरा खनन यानी कि हीरा निकालने के लिए जो खनन होता था, मिट्टी जमीन को जो खोदना पड़ता था, उससे क्या क्या चीजें हुई, ये सारे उसके जो है रिजल्ट थे। पहाड़ों का समतल होना, पहाड़ जो है क्या हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे। इस तरीके के जो पहाड़ होते हैं वो क्या हो जाएंगे, लगातार उनको डग अप करोगे तो फ्लैट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी सारे ये जो है उसके रिजल्ट्स होते थे फिर। और उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले जहरीले रसायन नदियों में मिल गए। यहाँ तक कि परिवहन और बुलडोजर की धूल से हवा प्रदूषित हुई। ठीक है, एयर पॉल्यूशन भी इस तरीके से बढ़ा। रोग। 19वीं सदी में पशुओं और मनुष्यों दोनों के रोग अफ्रीका के स्थानीय समुदाय में मौत और दुख का कारण बने। ठीक है, पढ़ा था हमने मवेशियों की इस डेथ युग किस में तरीके से हो भाप रही की थी। शक्ति का परिचय पशुओं और लोगों का परिवहन आसान बनाया। औपनिवेशिक आदिवासियों के जरिए चेचक आया, जिसकी अफ्रीका वासियों में कोई प्राकृतिक रोग क्षमता नहीं थी। जानवर अपने साथ पशु रोगों को लाए। 1880 में
मवेशियों का ब्रिटिश एशिया में आयात किया गया, जो इतालवी पूर्वी अफ्रीका के इरिट्रिया पर हमला करने वाले इतालवी सैनिकों का भोजन था। 1889 और 1900 के पूर्वार्ध में ये पशु संक्रमित हो गए। वे रिंडरपेस्ट, एक यूरोपियन पशु बीमारी, अपने साथ लाए जिसने अफ्रीका को बुरी तरह प्रभावित किया। ठीक है। इसने तो 90 क्या प्रति हो रहा था, इंसान तो हो ही रहे थे बीमार, बहुत लार्ज स्केल पे जो इनके केटल थे वो भी बीमार पड़े। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन उस समय में स्टार्ट हो गया था। क्या हो रहा था, लोग तो एक दूसरे कंट्रीज में ट्रेवल करने ही लगे थे, साथ साथ जो पशु थे, जानवर थे, वो भी एक देश से दूसरे देश में जो है भेजे जा रहे थे, और उनके साथ साथ जो है बहुत सारी बीमारियां भी फिर इस तरीके से अफ्रीका में पहुंच गई, जैसे ये रिंडरपेस्ट की बीमारी। इसने क्या किया, 90% से भी ज्यादा पशुओं और चराई जानवरों को मार डाला। ठीक है, एनिमल्स और कैटल को इसने 90% जानवर जो है वहां के खत्म कर दिए। प्रतिशत से ज्यादा मवेशियों और चराई पशुओं को मार डाला। पशु महामारी का अफ्रीकी लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर एक भयानक प्रभाव पड़ा। उपनिवेशवाद भारत में भी एक समस्या थी। भारतीय औपनिवेशिक रेलवे वनों की कटाई का कारण बना और इसमें 1890 और 1918 से 1919 में बुबोनिक प्लेग जैसे रोगों के संचरण में वृद्धि हुई। अनुबंधित श्रमिक। 19वीं सदी में सैकड़ों हजारों भारतीय मजदूरों का प्रवास हुआ। वे वृक्षारोपण पर, खदानों में और दुनिया भर में सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए चले गए। कुटीर उद्योगों में गिरावट आई, जमीन के किराए बढ़ गए, जमीन को खाद्यान्नों और बागानों के लिए साफ किया गया। इससे गरीबों का जीवन प्रभावित हुआ। वे अपने किराए का भुगतान करने में विफल रहे और अत्यंत ऋणी हो। उन्हें रोजगार की तलाश में जबरन प्रवास करना पड़ा। ठीक है, किस तरीके से लाइफ वे अफेक्ट हो वर्तमान रही थी। क्षेत्रों के पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के शुष्क जिलों से आए, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में इन क्षेत्रों में ये परिवर्तन हुए। भारतीय अनुबंधित प्रवासियों के मुख्य स्थल कैरिबियन द्वीप, मॉरिशस और फिजी थे। तमिल प्रवासी श्रीलंका और मलाया चले गए। असम में चाय बागानों के लिए अनुबंधित श्रमिकों को भी भर्ती किया गया। कृत्रिम राष्ट्रीय सीमाएं। क्या आप अफ्रीका के उपनिवेशों की सीमाओं को देख सकते हैं? ऐसा लगता है किसी पैमाने से खींची गई हो। ये सीमाएं कैसे बनी? ठीक है, ये क्या था, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल बॉर्डर्स जो है बनाए गए थे अफ्रीका में। 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने बर्लिन में यूरोपीय शक्तियों के बीच अफ्रीकी क्षेत्रों के बंटवारे का फैसला लेने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। यूरोपीय शक्तियों ने अफ्रीका में सीमाएं खींच दी और व्यक्तिगत क्षेत्रों को पृथक कर दिया। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटेन और फ्रांस ने विदेशी क्षेत्रों में उपनिवेशों को जोड़ा। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक शक्तियां बन गई। अमेरिका ने कुछ उपनिवेशों पर कब्जा किया जो पहले स्पेन के अधीन था। 1890 के आखिर में यह एक औपनिवेशिक शक्ति के रूप में उभरा। सीमाओं और राज्यों के सृजन ने जातीय समूहों के बीच संघर्ष और एक अस्थिर तीसरी दुनिया की राजनीतिक प्रणाली का निर्माण किया। पूंजीवाद। उपनिवेशवाद एकाधिकार पूंजीवाद की अवधि थी। लंबी दूरी पर व्यापार, श्रम और पूंजी का प्रवाह हुआ, जिससे प्रमुख संसाधनों का शोषण। देखो क्या हो रहा था स्टूडेंट्स कि लोग तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे, दैट मीन्स
लेबर का जो है इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही हो रहा था, ठीक है। एक कंट्री से लेबर दूसरी कंट्री में जा रहे थे। सेम टाइम पे क्या हो रहा था, कैपिटल का भी फ्लो जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, यूरोपियन कंट्रीज थी, वो क्या कर रही थी, अपना पैसा उन कंट्रीज में लगाती थी, ठीक है। जहां से भी उनको जो है लगता था कि यहाँ पे ये जो है रिसोर्स रिच कंट्रीज हैं, वहाँ पे क्या है, लेबर भेजी जाती थी पहले, या लोकल लोगों को ही लेबर बनाया जाता था फोर्सफुली, जैसे अभी हमने अफ्रीका के केस में देखा। और उसके बाद फिर ये लोग वहाँ पे जो है इन्वेस्ट करते थे। इन्वेस्ट कैसे करेंगे, जब वहाँ पे कैपिटल का फ्लो होता था। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में जो है कैपिटल का, लेबर का जो है फ्लो स्टार्ट हो गया था। शोषण हुआ, स्थानीय संस्थाओं का विनाश, संरक्षणवाद और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना के माध्यम से ब्रिटेन ने भारतीय वस्त्र व्यापार मिटा दिया और अपने स्वयं के समृद्ध वस्त्र व्यापार विकसित किए। संरक्षणवाद नीतियों ने आयात को सीमित किया और निर्यात को बढ़ावा दिया। घरेलू उद्योग विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ आयात पर सीमा शुल्क, अनुदान, आयात कोटा के माध्यम से संरक्षित थे। अंग्रेजों द्वारा भारत में वस्त्र उत्पादन के एकाधिकार का प्रभाव क्या था? (1750) में भारत ने दुनिया के औद्योगिक उत्पादन का 25% उत्पादन दिया। 1900 तक इसका हिस्सा केवल 2% पर गिर गया। अनौद्योगिकरण, श्रम का उत्पादन से खेती में परिवर्तन की वजह से भारत में ज्यादा गरीब और ग्रामीण समाज उभरा। 1810 में 40% भारतीय शहरों में रहते थे और 1900 में यह संख्या सिर्फ 10% रह गई। राजस्व, यह तेज आर्थिक विकास तथा महान दुखों की दुनिया थी। कुछ के लिए उच्च आय और कुछ के लिए गरीबी थी, अन्य के लिए जोर जबरदस्ती का नया रूप था। ये है इनकम में डिफरेंस। औपनिवेशिक राज्यों ने ऊंचे कर लगाकर स्थानीय लोगों का शोषण किया। कराधान का बोझ बुनियादी ढांचे या मानव विकास पर खर्चे से प्रतिसंतुलित नहीं था। क्लियर है? तो इस तरीके से उपनिवेश जो के है नकारात्मक पक्ष को फिर से दोहराने के लिए टैब पर क्लिक करें। इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से जो है लोगों का शोषण किया जा रहा था। टॉर्चर करने का सबसे आसान तरीका जो औपनिवेशिक शक्तियां इस्तेमाल करती थी वो होता था उन पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है टैक्स इम्पोज कर देना, ठीक है, कर लगा देना। उस तरीके से ये लोग क्या करते थे, क्योंकि इनके पास शक्तियाँ तो थी ही थी, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों को जो है कमज़ोर करने के लिए उन पे लगातार कर्ज का जो है बोझ ये लोग बढ़ाते रहते थे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। बाकी का जो है हम जो भी हमारे टॉपिक्स सब टॉपिक्स इस चैप्टर के रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।